हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 007 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के जंजी मिशन की। दोस्तों, जुलाई का महीना बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहा। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, इस आंदोलन के कारण देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की मजबूरी का पता चल गया। मात्र कुछ दिनों के आंदोलन के बाद ही सरकार झुक गई और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, बीजेपी अपने मजबूत संगठन के लिए जानी जाती है। वो किसी दबाव में काम नहीं करती और पिछले अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बीजेपी का, तो उन्होंने ऐसे दबाव में कोई इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन इस बार कुछ दिनों के आंदोलन के बाद ही सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, ये जो भी आंदोलन हुआ और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, तो ये सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सबक है कि वो युवाओं के जो मुद्दे हैं उन्हें नकार नहीं सकते। तो खासकर बीजेपी को एक बहुत बड़ा सबक मिला है और वो आने वाले अपने समय में क्या रणनीति करते हैं, जो जनजी है या जो युवा है उन्हें लुभाने के लिए। चलिए इस वीडियो में देखते हैं आखिर सीजेपी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना। क्या इस आंदोलन से बीजेपी डर गई? बीजेपी सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रही है। आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पे चेंज करेगी। बीजेपी और उनके समर्थकों ने कभी नहीं सोचा था कि छात्र आंदोलन इतना बिगड़ जाएगा और उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस छात्रों के आंदोलन ने एक वेकअप कॉल दिया है सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कि आने वाले दिनों में राजनीति सिर्फ धर्म और जाति की नहीं होगी, बल्कि आने वाली राजनीति युवा तय करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि सीजेपी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना। जो देखो, ये सीजेपी जो पार्टी है वो एक मजाक मजाक में एक सैटेरिकल पेज बना था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो बेरोजगार युवा है वो फर्जी डिग्रियां ले रहे हैं और कॉकरोच की तरह बन रहे हैं, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी है। तो एक मजाक मजाक में एक सैटेरिकल पेज जो है उनके फाउंडर है अभिजीत दीपके ने बनाया था, जो यूएसए में पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने एक पेज बनाया और देखते देखते उनके फॉलोअर्स जो मिलियंस में बढ़ने लगे। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें एक अच्छा एक सोशल मीडिया प्रेजेंस मिल गया था। तो बेसिकली ये पार्टी एक सैटेरिकल पेज के तौर पर उभरी थी, लेकिन जो नीट पेपर लीक का मुद्दा है इनका इनसे कोई लिंक नहीं था। तो लेकिन देश में तब एक नीट पेपर को लेकर बहुत सारा आक्रोश था जनता में। तो जो अभिजीत दीपके है वो भारत आते हैं और वो एक प्रोटेस्ट शुरू करते हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर। जब ये प्रोटेस्ट शुरू कर रहे थे, उन्हें भी ये अंदाजा नहीं था कि ये जो है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जो आंदोलन हुआ उसमें सोनम वांगचुक जी ने भाग लिया, उन्होंने अनशन किया और जो अनशन कई दिनों तक चला और जिस कारण जो है पूरे देश भर से अटेंशन मिल रहा था उस प्रोटेस्ट को और सरकार पर दबाव बढ़ने के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो इसे एक सवाल बना है कि क्या बीजेपी युवाओं से डर गई? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है? सत्ता जाने का डर। तो बीजेपी भी डर गई। तो उन्हें लग रहा था कि जो आंदोलन हो रहा है वो दिल्ली से हटकर कई और राज्यों में नहीं फैल जाए। देखिए, अब बिहार में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहां पे भी लाठीचार्जी और वहां पे पैलेट गन और AK-47 भी लहराते हुए जो पुलिस है देखी गई। तो उन्हें लग रहा था कि ये जो आंदोलन है तो कई अन्य राज्यों में ना फैले और उन्हें वो ये आंदोलन को दिल्ली तक ही समेटना था। तो सरकार ने क्या किया, जो है जो छात्र थे उनकी सारी बातें मान ली। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने ये भी कहा कि जो केसेस जो 20 जुलाई के जो प्रोटेस्ट जो मार्च हुआ था संसद पर, तो उनमें जो भी केसेस जो छात्रों पर हुए वो सारे केसेस वापस लेंगे। दोस्तों, जो आंदोलन है उनमें कई लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। विपक्ष पार्टियां उनसे जुड़ रही थी और जो किसान थे तो वो कहीं ना कहीं इस जो छात्रों के आंदोलन से जुड़ने की तैयारी में थे। और अगर किसान इस आंदोलन में जुड़ जाते तो ये आंदोलन बहुत बड़ा बन जाता और सरकार को इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो उसके बाद क्या होता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं और बीजेपी डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाती है। देखिए, इस आंदोलन में बीजेपी की कमजोरी का पता चल गया कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे और छात्रों को और जनजी युवाओं को अगर साथ जोड़ेंगे तो बीजेपी को झुकाया जा सकता है। तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, तो 2024 के लोकसभा के सेटबैक के बाद ये सबसे बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। तो अभी ऐसे सिचुएशन है कि बीजेपी या कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी जनजी या जो युवा है तो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। तो उसके बाद बीजेपी अभी जो जनजी है या जो युवा है उनको लुभाने में लगी हुई है। तो शायद आने वाली स्ट्रेटेजी या प्रेजेंट स्ट्रेटेजी जो बीजेपी बना रही है वो पूरी युवा केंद्रित है। देखिए, जैसे ही आंदोलन हुआ उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, तो 25 तारीख से जो नरेंद्र मोदी है वो अपनी रील डालने लगे। वो रील इंस्टाग्राम के लिए बना रहे थे, वो सेल्फी रील्स बना रहे थे
ताकि ये जो जेनजी है या युवा है उनसे कनेक्ट किया जाए। तो उसके बाद जो मोहन भागवत जी है वो एक अपने जेनजी यूथ के साथ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनके साथ मीट कर रहे हैं, उनके सवाल ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इकोसिस्टम अभी बन रहा है वो युवाओं को लुभाने के लिए बन रहा है। और जो वन न्यू वोटर्स है जो लिस्ट में जुड़ रहे हैं, देखिए जो पहले मिलेनियम जो किड्स थे और ये जो पहली पीढ़ी थी जो पुरानी हो चुकी है 50 साल से ऊपर के जो एज है, तो उनका तो कनेक्ट ज्यादा है बीजेपी के साथ, और उन्होंने कांग्रेस का भी काल देखा है और बीजेपी का काल देखा है। लेकिन जो जेंजी वोटर्स या जो नई पीढ़ी है उन्होंने सिर्फ जो बीजेपी है उन्हीं को देखा है, और जो उन्हीं का परफॉर्मेंस वो एनालाइज कर रहे हैं और उसी के ऊपर ही वो वोट दे सकते हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम जो युवाओं के मुद्दे हैं अगर वो पीछे छोड़ देंगे तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें इनका नुकसान हो सकता है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने एक यूथ आउटरीच प्रोग्राम भी जारी किया है, जिसमें जो है नेता, युवा और जो उनके जो पॉलिटिकल विंग्स है एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा, वो जाके स्टूडेंट से मिलेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे और उन्हें बीजेपी की तरफ लाने में या बीजेपी के संपर्क में लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मोदी जी है वो अलग अलग तरीके से युवाओं से मिल रहे हैं। वो रिसेंटली आईआईटी जो मद्रास है वहां पे गए थे, उन्होंने भाषण दिया वहां पे, और उसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारे एथलीट्स है जो जीत कर आए थे वो उनसे भी मिल चुके हैं। अभी जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है वो युवाओं के लिए बनाई जा रही है। जो कॉन्फ्रेंसेस है, जो रील्स बना रहे हैं, उसमें जो युवा समझ सके वैसी भाषाएं यूज की जा रही है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो बीजेपी है वो कैंपस आउटरीच पे ज्यादा फोकस करेगी, कि जाके स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा संपर्क किया जाए, उनसे भी फीडबैक लिया जाए। इसमें एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा को सबसे बड़ी भूमिका मिलने वाली है। तो इसमें बीजेपी और ये भी कर सकती है, जो कॉलेजेस है उनमें इंटर्नशिप देना, स्किल रिलेटेड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, और जो रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी भी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन या इलेक्शन कैंपेन होगा तो उसमें डिजिटल फर्स्ट पॉलिसी अपनाई जाएगी। देखिए इससे पहले ट्रेडिशनल जो स्पीचेस है या जो रैलियां होती थी और जो स्ट्रीमलाइन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी भाषण दिए जाते थे, लेकिन अभी इनकी जगह इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और जो इन्फ्लुएंसर्स है उन्हें ज्यादा यूज किया जाएगा इलेक्शन कैंपेन में। तो अभी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ आप देख सकते थे कि इन्फ्लुएंसर ने जो भी इन्फ्लुएंसर्स है उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी भी इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग कर सकती है कि वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। दोस्तों ये जो भी आंदोलन और परसेप्शन हुआ है, जो एग्जाम में पेपर लीक की घटनाएं हो रही है उसी के कारण हुआ है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी ये कर सकती है कि जो भी पेपर लीक हो रहे हैं उसे पूरी तरह से रोकना होगा, ताकि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी का नुकसान ना हो। देखिए अभी 2026 चल रहा है, आने वाला लोकसभा इलेक्शन 2029 में, तो 2-3 साल का समय है बीजेपी के पास कि वो जो डैमेज कंट्रोल करे और आने वाले दिनों में किसी तरह का पेपर लीक ना हो। और कुछ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी रिफॉर्म्स लाए जाए, ताकि लोगों को एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा हो और लोगों का एक परसेप्शन चेंज हो कि जो हम मेहनत कर रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए, तो अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा ही सिलेक्शन होगा, ना कि कोई पेपर लीक करके पेपर खरीद रहा है और वही पास हो रहा है एग्जाम्स में। दोस्तों हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का इलेक्शन कैंपेन में क्या रोल रह रहा है। तो ताजा उदाहरण के तौर पर हम कॉकरोच जनता पार्टी को देख सकते हैं। देखिए ये पार्टी जो मजाक मजाक में बनी थी, वो प्रोटेस्ट करते हैं और केंद्र मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आजकल के जमाने में जहां इंटरनेट चीप है, तो एक सोशल मीडिया एक बहुत एक टूल नहीं बल्कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है किसी भी इलेक्शन कैंपेन या किसी भी इलेक्शन या नैरेटिव या प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। देखिए इस आंदोलन में आप देख सकते हैं कि आपको रोज रील देखने को मिल रही थी आंदोलन से रिलेटेड। इसमें कई लोग वायरल हुए हैं इस आंदोलन में, और आपको हर घटनाक्रम की जो है एक कवरेज मिल रही थी कि पुलिस ने इसको मारा, इसने उसको ये किया, इसने उनको वो बोला। कई भद्दी भद्दी गालियां भी देते हुए आपको लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां दी, वो भी इंस्टाग्राम या जो कहीं यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिली। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूट्यूब के कारण तो इजी कवरेज मिल रहा है और बहुत ज्यादा कवरेज मिल रहा है। तो सारी पार्टियां ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर। तो देखिए आने वाले इलेक्शन में एक नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव की लड़ाई रहेगी। तो जो जनजी जनरेशन है, जो युवा नेता है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, जो एक चीप इंटरनेट के होने की वजह से। तो उनके लिए जो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया से ही आ रहा है। वो ना मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं, ना वो
टीवी देख रहे हैं, ना वो इलेक्शन रैलियों में जा रहे हैं वो नेताओं से कनेक्ट होने के लिए। तो नेताओं को ज्यादा सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने की जरूरत है। तो बीजेपी इसको अच्छी तरह से समझती है और आप देख सकते हैं कि उनके कई नेता जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर है एक्टिव हो रहे हैं और जो मतलब नरेंद्र मोदी जी की रील्स है उन्हें शेयर किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो भी आंदोलन हुआ तो ऑपोजिशन को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए, बीजेपी की कमजोरी का पता चल गया कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इनविंसिबल है, कि उनको हराया ही नहीं जा सकता। बीजेपी को भी हराया जा सकता है, सरकार को झुकाया जा सकता है और उनके मंत्रियों से इस्तीफा भी लिया जा सकता है। दोस्तों, सबको जनजी का लीडर बनना है। वह अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि उनके बच्चों ने जो जनजी प्रोटेस्ट है उनमें भाग लिया और उन्होंने भी जो लाठीचार्ज है उनमें लाठियां खाई। जो राहुल गांधी भी है, वो आंदोलन के बाद जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें जो स्टूडेंट्स को मार पड़ी थी उनसे मिलते हैं और उनसे संवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये जो भी जनजी का आंदोलन हुआ तो उसका 2029 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए क्या संकेत थे? क्या जनजी बीजेपी को सत्ता से हटाएगी? क्या जनजी कांग्रेस को सत्ता में लाएगी या फिर आम आदमी पार्टी जैसा कोई इसमें बाजीगर होगा? दोस्तों, 2029 का इलेक्शन अभी बहुत दूर है। 3 साल का टाइम इलेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो अभी हम कुछ तय ठोस नहीं बोल सकते हैं कि जो आंदोलन हुआ था और जिसकी वजह से जो सेटबैक बीजेपी को मिला है उसका कोई इफेक्ट 2029 में हो सकता है। दोस्तों, 2027 के इलेक्शन एक लिटमस टेस्ट रहेंगे बीजेपी के लिए। अगर 2027 में बीजेपी पंजाब और उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो वो युवाओं को जो मनाने में है सक्षम रही है। और अगर 2027 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के लिए अच्छे नतीजे नहीं आते तो एक संकेत रहेगा कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।